नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। आप सभी का स्वागत है एमपी लाइव टीवी में। मैं हूं प्रमोद असैया और हम आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए उस कांड की, जिसमें एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया गया है एक शिक्षक के द्वारा। वह शिक्षक जो आपका जीवन को निर्माण करता है, जो आपके जीवन का निर्माण करता है, भविष्य तय करता है, उस शिक्षक ने उस बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा। और इन सबके लिए एक विशेष बिंदु पर बात करने के लिए हम आज स्वागत करेंगे रेखा श्रीधर जी का, जो भोपाल में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफी लंबे समय से कार्यरत हैं। रेखा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो कहना चाहिए इतना सेंसिटिव और इतना ज्वलंत इशू है, यानी कि अगर हम देखें रेप केसेस की स्थिति, अगर हम देखें तो अभी जो हाल ही का एनसीआरबी का डाटा है, तो हम कहते हैं कि एनसीआरबी का कोई डाटा तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी का बेसिकली नहीं है, ये खुद का डाटा है। और ये एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 3259 यानी 3259 इंसिडेंट्स जो है वो मध्य प्रदेश में सिर्फ रेप केसेस थे, जो माइनर्स के साथ थे। यानी ये अपने आप में बहुत चौंका देने वाला है। इसमें सेक्सुअल अब्यूज नहीं है, ये प्योरली रेप केसेस है। सेक्सुअल अब्यूज को अगर हम जोड़ दें तो शायद ये ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर 4 में से एक लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, हर 7 में से एक लड़के के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है। और अभी शायद ये तो डाटा एक पुराना स्टडी है जो महिला बाल विकास का, अगर आज की स्टडी में अगर हम देखें तो 4 में से एक लड़की के साथ जो डाटा है वो शायद कम होकर 2 में से एक के साथ हो रहा होगा। हर अल्टरनेट लड़की शायद सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रही होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब चौंका देने वाला डाटा है। और इसके साथ साथ जब हम मध्य प्रदेश की स्थिति की में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश पहले पायदान पे है। यानी हम बाकी चीज में जैसे भी रहे हैं, पर माइनर रेप केसेस में जो है हम फर्स्ट पोजीशन पे है। और जब हम क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करते हैं तो 17,008 केसेस बच्चों के साथ बच्चों के खिलाफ हुए, बच्चों पे हुए अपराध के बारे में बात करता है, जिसमें फिर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे। यानी बहुत चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश बच्चों के संदर्भ में, जो बच्चों के साथ हुए अपराध के संबंध में, चाहे वो रेप हो, चाहे फीमेल फिटिसाइड हो, चाहे वो अपराध की बात हो, इन पायदानों पे वो पहले नंबर पे मतलब कंटिन्यूअसली आ रहा है। और तमाम सारे लॉज बने हैं, तमाम सारी चीजें हैं कि 12 साल से कम उम्र के अगर बच्चा है तो उसके साथ कैपिटल पनिशमेंट, मतलब जो गिल्टी है उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हमारा प्रोसेस इतना स्लो है कि जो चार्जशीट प्रोड्यूस हो जानी चाहिए कोर्ट में एक टाइम ड्यूरेशन में, कि 3 महीने के अंदर एक चार्जशीट पुलिस को प्रोड्यूस करना है कोर्ट के अंदर, वो चार्जशीट भी नहीं प्रोड्यूस हो रही है। जो केस को स्पीडी ट्रायल में लेकर आना है, पॉक्सो कोर्ट में लेकर आना है, वो पॉक्सो कोर्ट अभी तक प्रॉपरली स्टैब्लिश नहीं है। तो बहुत सारे केसेस अभी भी उन कोर्ट में पेंडिंग है। अगर बात करें हम पेंडेंसी ऑफ केसेस की तो 300 केसेस हैं जो जनवरी 2021 तक पेंडिंग है पॉक्सो कोर्ट के अंदर, जो न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। और न्याय भी हम कह रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, बट स्पीडी ट्रायल अभी भी नहीं हो रहा है। 8-8 साल, 7-7 साल, 10-10 साल जो है केसेस जो है वो वेट करते हैं अपने पे हुए अत्याचार के न्याय के लिए, वेट करते हैं अपने पे जो हुआ है, उस पे जो अत्याचार हुआ है उसके न्याय के लिए वो अभी भी वेट कर रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो बहुत लाइमलाइट हो जाते हैं, बहुत हाईटेक हो जाता है, मीडिया उनको कवर कर लेती है, या ऐसे तमाम सारे केस जिनके पीछे लोग लग जाते हैं, वही केस में टाइम शीट चार्जशीट जो है वो टाइम पे फाइल होती है और उसमें टाइम पे निर्णय आ जाता है। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है कि किसी भी केसेस में बहुत तेजी से जो है निर्णय आए। तो ये कुछ पहलू है, शायद मुझे लगता है कि ये जो डिलेड हो रहा है, जो हमारे पूरे सिस्टम में जो केस के साथ जो केस हो रहा है और उस केस के न्याय के लिए जो डिलेड है, वो डिलेशन जो है वो जो है कि मेरे ख्याल से ये केसेस को और बढ़ने में, मतलब केसेस के बढ़ाने में मदद कर रहा है। और केसेस वाकई में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ कन्विक्शन रेट जो हम देखते हैं, कन्विक्शन रेट भी जो केस हो रहा है उसके अनुपात में कन्विक्शन रेट अभी बहुत कम है। जहाँ तक विक्टिम कंपनसेशन की एक स्कीम है जो इन बच्चों के साथ रेप केसेस में इनको मिलनी चाहिए, वो विक्टिम कंपनसेशन के फॉर्म्स भी पूरी तरीके से अभी भरे नहीं होते हैं। यानी पता ही नहीं होता है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है और उनके फॉर्म्स भी प्रॉपरली भरे जा रहे हैं।
बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ पर सोशल वर्कर अवेयर हो जाता है या कोई एनजीओ आ जाता है तो वो विक्टिम कंपनसेशन के फॉर्म फिल करता है। ज्यादातर केसेस में विक्टिम कंपनसेशन के फॉर्म्स भी फिल नहीं होते हैं, तो ये भी अपनी एक विडंबना है। और अगर फॉर्म फिल हो भी गए तो फंडिंग का क्राइसिस भी बहुत ज्यादा है। तो ले दे के अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ लॉस तो है, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, पर हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो एक न्याय दिलाने की प्रक्रिया में हमको जाना है, वो कहीं ना कहीं डिलेड हो रहा है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कि क्यों ये केसेस हो रहे हैं, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से तो 90% जो है वो नोन पीपल होते हैं, जान पहचान वाले लोग होते हैं जो मोस्टली इन रेप केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। 10% होते हैं जो अननोन होते हैं। तो ये जो 90% है ये आपके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि जैसे आप पिता ने रेप कर दिया, जैसे मेरे सामने कुछ केस आए थे जिसमें पिता जो है अपनी 3 लड़कियों के साथ कंटिन्यूअसली सेक्सुअल अब्यूज करता था। वो रात में सोती थी, मम्मी सोती थी, तो वो पापा जो है मम्मी के पास से उठ के इन तीनों बच्चों के बीच में आके लेटते थे, इनके साथ इनके बॉडी पार्ट्स को टच करते थे। उसमें से एक लड़की ने आवाज उठाई क्योंकि उसको लग रहा था कि बाकी मेरी दोनों बहनें भी सफर हो रही हैं। बट जब वो आवाज उठाई तो उसके साथ रेप भी हुआ। मम्मी को काफी कन्वेंस भी किया गया कि तुम एफआईआर करो, पर मम्मी ने एफआईआर करने से मना कर दिया, ये बोलते कि अगर पापा अंदर चले जाएंगे तो घर का खर्चा कौन चलाएगा। तो बेहतर यह है कि मैं तीनों लड़कियों को कहीं और छुड़वा देती हूँ, नानी के घर भेज देती हूँ। पर अगर मैंने केस कर दिया तो मेरा घर का खर्चा नहीं चलेगा, इन लोगों की फीस नहीं भरेगी, खाना कहाँ से आएगा, ये तमाम सारी परेशानियां थी। तो ले दे के इस मामले को दफा दफा किया जाना था, पर वो लड़की बहुत स्ट्रांग थी और जैसे तैसे वो एफआईआर भी हुआ। बट एफआईआर करने में भी काफी मशक्कत आती है कि आप थाने में जाके एफआईआर करते हो तो हमको बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारी चीजें, बाकी सारी चीजें देना कहना बहुत आसान होता है कि तुरंत एफआईआर करना है, तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं एफआईआर में भी बहुत मेहनत लगती है, मतलब बहुत इजी नहीं है जब तक उसके पीछे तमाम सारा जो है सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, मीडिया नहीं लग जाता तो बहुत सारे केसेस में से एफआईआर होने में भी बहुत सारी दिक्कत आती है। तो ये कुछ चीजें हैं मुझे लगता है जो इन केसेस को प्रमोट कर रही है। मीन्स सामने वाला बहुत निश्चित होता है कि अगर मेरे को मालूम है कि कुछ होना नहीं है शायद। ये भी एक मानसिकता है कि मैं जानता हूँ कि आवाज नहीं उठाएगी, मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा, और ये तो मेरे घर के ही लोग हैं ना, कहाँ से कोई जाके एफआईआर तो कराने वाला नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से जैसे का अच्छा है वैसे मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो ये भी कुछ चीजें इस टाइप से सामाजिक ढांचों में देखने में आती है जो मुझे लगा कि अपना एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ जरूर उसको शेयर कर रही थी कि मुझे लगा कि ये चीजों को जरूर करता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर मानवीय मूल्यों में जो कमी आ गई है समाज में, क्या आप इसे मतलब उसका कारण मानते हैं? जो हर मतलब घटनाएं हो रही हैं, क्या मानवीय मूल्यों में जो कमी आ चुकी है ये उनका कारण है क्या? ये भी एक कारण हो सकता है, मतलब Okay. कारण तो सब मिलकर ही ये एक बड़ा रूप लेते हैं ना। तो छोटे छोटे मतलब कोई एक कारण नहीं हो सकता। मानवीय मूल्य भी एक उसका कारण हो सकते हैं, घर की कंडीशंस भी उसका कारण हो सकते हैं, सेक्सुअल आपका सेक्स रेशियो उसका एक कारण हो सकता है कि जिस तरीके से सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। बट जब सेक्स रेशियो डिक्लाइन होता है तो नोइंग पर्सन द्वारा रेप होना ये थोड़ा सा समझ के परे है। हो सकता है कोई अननोन पर्सन करे तो वो एक समझ में आता है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है मिलजुल कर ही एक आकार लेती हैं, मतलब कोई एक आधार नहीं जो मुझे अभी तक अपने कार्य के दौरान मुझे समझ में आया। पर कहीं ना कहीं जो डिलेड है सिस्टम में, जो डिलेड है, जो नॉन रिपोर्टिंग है, जो कन्विक्शन रेट डाउन हो रहा है, जो प्रोसेस में टाइम लग रहा है पूरा, तो ये सब भी एक कारण है इन सारी चीजों को प्रमोट करने के। तो वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट आपने इस विषय के काफी गहराई तक कुछ बिंदुओं को छू कर आए हैं और हमें भी अवगत कराया है कि किस तरह से स्थितियां उत्पन्न होती हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। रेखा जी का मैं धन्यवाद कहूंगा यहाँ पर और स्वागत करूंगा संदीप जी का। संदीप जी आपका स्वागत है। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं या कर रहे हैं जिस बिंदु पर,
वो एक रेप केस है जिसके बारे में आप भी जानते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कानूनी पक्ष या कानूनी जो प्रावधान है, उनके ऊपर थोड़ा-सा आप हमें नज़र दिखा दें कि क्या चीज़ हो सकती है यहाँ पर? क्या प्रावधान दिए गए हैं? सर आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल। स्वागत है जी, आपका। नमस्कार। नमस्कार। जी, अभी अभी इससे पहले मैं पूर्व में मैडम को सुन रहा था, तो मैंने मैडम के कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे उन्होंने बताए। जी, एक्चुअली कोई स्पेशल एक्ट बन जाने से, जैसे बच्चों के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है अपना, जिसमें क्या कहते हैं, बच्चों के साथ जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होंगे, वो उन एक्ट के तहत उनको गवर्न किया जाएगा। हमने सामान्यतः देखा है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आ गया या फिर और भी एक्ट्स आ जाने से, एक्ट के आ जाने से उस पर्टिकुलर क्राइम में कमी हो जाना, ये कहीं से कहीं तक पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। हाँ, एक्ट आ जाने से हमने उन ऐसे प्रकरणों में सज़ा के प्रावधान गंभीर हो जाते हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में इसमें बताया गया है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई गलत काम होता है जो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो जी, उसके लिए एक स्पेशल कोड बनाई जाएगी, एक अलग तरीके से पनिशमेंट दिया गया है, एक थोड़ा न्यायालय का थोड़ा कठोर रवैया रखा गया है। क्योंकि ये आने वाली एक ऐसी पीढ़ी के साथ एक ऐसा क्राइम हो रहा है जो एक इनोसेंट पर्सन है, हू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट, उसने कुछ नहीं देखा, दुनिया नहीं देखी ज़्यादा, उसके साथ इतना गंभीर प्रवृत्ति का अपराध हो जाता है। इसलिए कुछ प्रावधान इसमें कठोर बनाए गए, ताकि लोगों में ये भय आए कि नहीं, उन्हें ये क्राइम नहीं करना है। लेकिन हम मैडम ने भी जैसा बताया है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी सारी प्रक्रियाएँ हो रही हैं, एफआईआर करने से लेके न्यायालय में साक्ष्य देने आने तक, परिवार को क्या-क्या समस्याएँ फेस करनी पड़ती हैं, उस बच्चे की आइडेंटिटी को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि बहुत गरीब फैमिलीज़ होती हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि नहीं, आप हॉस्टाइल हुई हो जाइए कोर्ट्स में। कई बार हम देखते हैं कि कोर्ट में कई ऐसे मैटर्स आते हैं जिसमें एफआईआर तो बहुत परफेक्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार हमें ये देखने मिलता है कि पेरेंट्स हॉस्टाइल हो जाते हैं। वो घटना को डिनाय कर देते हैं, बच्चा डिनाय कर देता है। एक बच्चा जो 14 साल का है, वो इतना डर रहा है कि कल को मेरे पेरेंट्स के साथ कोई ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो जाए, कोई ऐसा कुछ ना हो जाए कि कल को हम समाज में ना रह पाएँ, जी, हमारे साथ कोई घटना कारित ना हो जाए। तो इस संबंध में आज दिनांक तक कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं लाए गए हैं कि भई अगर किसी के परिवार के साथ कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको सुरक्षा भी दी जाए। एक बार एफआईआर हो जाने के बाद व्यक्ति अपने घर चले जाता है, और न्याय जो अपनी जुडिशियल प्रोसेस है उसको चलने में 6 महीने, साल भर, आजकल स्पीडी ट्रायल चलने लगी है इन एक्ट्स में। लेकिन समस्या ये आती है कि उस ड्यूरेशन में उसकी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ पे राज्य की ये ड्यूटी है, स्टेट इज़ अ लीगल गार्डियन, कि कम से कम वो उनके परिवार की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, कम से कम उनके परिवार से डेली सुबह-शाम फ़ोन पे पूछे कि आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? आप रास्ते से जाते हैं तो कोई आपको धमका तो नहीं रहा है, कोई कमेंट तो नहीं कर रहा है? तो एक्ट बन जाने से इन क्राइम्स में कमी आए, उससे ज़्यादा बेटर मेरा ऐसा मानना है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया को ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी साधारण तरीके से, बिना किसी डर, हिचकिचाहट के बिल्कुल न्यायालय में सटीक अपना जो भी कथन दे सके, सच्चाई बता सके। और जैसे हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जो होती हैं, हमारे यहाँ उनकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर सही ढंग से नहीं हो पाती है। कोई पीड़ित व्यक्ति थाने रिपोर्ट लिखाने जाता है, प्रावधान ये है कि अगर कोई बच्चा कथन दे रहा है जी, कि मेरे साथ क्या-क्या गलत हुआ है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं, आजकल आप भी जानते हैं सबके पास होता है। जी, लेकिन कोई उस बच्चे का स्टेटमेंट देते हुए वीडियो नहीं बनाता है। ये आज तक समझ में नहीं आया है कि सारी टेक्नोलॉजीज़ होते हुए भी इनका यूज़ क्यों नहीं किया जाता? कई बार मैं एज़ एन डिफेंस काउंसिल आता हूँ और मैं कई बार सवाल पूछता हूँ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ से कि भई आपके पास तो एंड्रॉयड मोबाइल था, ये बच्चा जब स्टेटमेंट दे रहा था तो आपने इसका वीडियो क्यों नहीं बनाया? आपने करेक्ट, वीडियोग्राफर क्यों एंगेज नहीं करा? एक नॉमिनल से चार्जेस में एक बहुत ही मुश्किल से 10 एमबी का डेटा खर्च होता, मेमोरी कार्ड में वो वीडियो सेव किया जा सकता था, लेकिन ऐसे प्रावधान होने के बाद भी उनका पालन नहीं किया जाता। अब ऐसी स्थिति में जब पालन नहीं किया जाता है तो कहीं न कहीं अभियुक्त अपने अधिकारों को संरक्षित करते हुए उसका फ़ायदा उठा लेता है, जिससे समाज के सामने ये मैसेज जाता है कि भई वो देखिए मुल्ज़िम तो बरी हो गया। लेकिन कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ भी कुछ ऐसे लेक्यूनास छोड़ देती हैं। जी, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे की मार्कशीट ज़ब्त करना, स्कॉलर रजिस्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं।
बच्चे की एज के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बच्चा जो है ऑन रिकॉर्ड तो 16 का आ रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हिसाब से, लेकिन जब उसके माता पिता आते हैं तो बताते हैं कि नहीं, मेरा बड़ा बच्चा 22 साल का था और मेरे छोटे बच्चे में और बड़े बच्चे में 1 साल का फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो 21 साल या 20 21 साल के साल। लगभग उसकी हाँ। आयु आ गई। तो कहीं ना कहीं ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शासन को भी और हमारे यहाँ कानून बनाने वाली जो कमिटीज हैं, और मेरा तो प्रेस से भी निवेदन है कि आप लोगों को भी ये छोटी छोटी चीजें, जो भी केसेस चलते हैं न्यायालय में, जी। उनके छोटे छोटे पॉइंट कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का क्या लूप होल रहा है, किस आधार पे रहा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए और कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस होने चाहिए। करेक्ट। वो मैंडेटरी प्रोविजंस जैसे कि वीडियोग्राफी, मैंने एक ऑप्शन बताया, जी। भाई आंगनबाड़ी बहन जी की भी ड्यूटी होती है, आप नहीं जा सकते हो, आप पुलिस ऑफिसर हो, आप नहीं जा सकते हो, आंगनबाड़ी बहन जी बनाई गई है, हर घर में गली में कार्यकर्ता हैं जो छोटे छोटे स्तर पर काम करते हैं। आप जी। उनको एक मैसेज पहुंचा दें, ड्रॉप करा दें कि भाई ये व्यक्ति विक्टिम है, आपको इसके घर जाके आसपास के लोगों से पता करना है कि इनके घर में कौन आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। लेकिन ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। केवल और केवल जब किसी के साथ गलत होता है या कुछ ऐसा हो जाता है, जब मीडिया में आ जाता है तो एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है। उस ब्रेकिंग न्यूज के बाद उसकी फैमिली के साथ कोई भी मुझे सिंपैथी ऐसा करते हुए कोई आगे आता हुआ नहीं दिखा, या फिर कभी कोई पुलिस एजेंसी या कोई भी ऐसी एजेंसी आके ये नहीं कहती कि नहीं, हमने इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं या कुछ है। इन फ्यूचर 1-1.5 साल के अंदर हमें कभी कभी ऐसा देखने भी मिलता है कि कन्विक्शन होता है, लेकिन कई बार हमें ये भी देखने मिलता है कि गवाह न्यायालय में पलट जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वो कहीं ना कहीं हमें भी ये डाउट होता है कि कहीं ना कहीं इस फैमिली को प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा। तो ऐसी और स्थिति में हमें या मोस्टली केसेस में प्रेशराइज किया जा रहा है, तभी तो वो अपने बयान से पलट रहा है। हाँ, तो प्रेशराइज तो सबको किया जाता है। आपसे, आपकी गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आप थाने में रिपोर्ट लिखाने जाएंगे, तो आप भी कोशिश ये करेंगे ना कि भैया पैसे लेके खत्म कर दो, आपके पैर टूटा है हम प्लास्टर चढ़वा देंगे। सही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन हमें देखने मिलता है अक्सर ऐसा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बोलती है कि भाई गाड़ी में जो डैमेज हुआ है दे दो, पैसा ले लो, कहाँ न्यायालय के चक्कर काटोगे। एक एक उपधारणा ऐसी बनी हुई है। कोई भी आदमी, साधारण आदमी जो विधि की प्रक्रिया को नहीं जानता है, स्थापित की हुई प्रक्रिया को नहीं जानता है, वो घबराता है थोड़ा सा। मैं न्यायालय जाऊंगा, मुझे वकील साहब एंगेज करना पड़ेंगे, फिर वहां घंटों बैठना पड़ेगा, 10 सवाल पूछेंगे। मैं तो भैया कभी, उसने तो, कई गरीब लोग तो ऐसे हैं जिन्हें को एक फॉर्म भरना भी नहीं आता है, वो घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट के लिए लीगल एजुकेशन को हम अभी इतने अवेयर नहीं हुए हैं। हमारी लीगल एजुकेशन अगर देखा जाए तो केवल और केवल ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड तो हम देखते हैं जब ऐसे केसेस आते हैं। हमें कौन व्यक्ति ऐसा मिलता है जो लीगली एजुकेटेड होता है। हम निशुल्क सहायता, विधिक निशुल्क सहायता की बात करते हैं, उस सहायता को लेने के लिए भी हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, न्यायालय से निवेदन करना पड़ता है, तब जाके शासन द्वारा हमें एक अधिवक्ता जो है अधिकृत कराया जाता है। लेकिन उस प्रक्रिया को भी इतना लंबा बनाया गया है कि जिससे कहीं ना कहीं आदमी घबराता है और झेपता है। वो सोचता है कि बस किसी भी हाल में हम यहाँ से निकल जाएं और हमें इन सारी चीजों से दूर हट जाएं। अभी मैडम ने एक चीज और अच्छी बताई थी कि लोग डरते हैं अपने आइडेंटिटी को लेके। किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत काम हुआ है, प्रावधान है कि उसका नाम ओपन नहीं किया जाएगा, लेकिन आप एक लॉजिक लगाइए कि यदि किसी मोहल्ले में किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है और पुलिस उसके घर आ रही जा रही है और वो व्यक्ति थाने आ रहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ठीक है मीडिया में उसका नाम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जहां उसका नाम आता है। जैसे मैंने देखा अक्सर एफआईआर में बच्चों का नाम आ जाता है। वो एफआईआर जो है कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप पे निकल आती है। आजकल एफआईआर मुल्जिम बिल्कुल। को तो मिलती ही मिलती है। जहां मुल्जिम के पास एफआईआर होता है, स्टेटमेंट होता है, जब चार्जशीट पेश होता है, तो आसपास के लोगों के पास जेरॉक्स कॉपी पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं इंसान अपने सम्मान के लिए डरता है। ऐसे सम्मान को बचाने के लिए, उसके डर को मिटाने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया, कोई भी स्पेशल प्रोविजंस नहीं आए गए। इसलिए ऐसा कुछ स्पेशल होना चाहिए कि कहीं ना कहीं या तो स्पीडी ट्रायल का प्रावधान है तो स्पीडी ट्रायल ही चलना चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि फरियादी को बस 2 ही बार न्यायालय आना है, और वो 2 बार न्यायालय आएगा तो उसको 2 वक्त के खाने का जो मजदूरी कर रहा है उसको वो पैसा मिले। क्योंकि कई बार तो मजदूर, हम देखते हैं कि मजदूरों के साथ मजदूरों के गलत साथ। होता है, उनके बच्चों के करेक्ट। साथ गलत होता है। लेकिन एक्ट में चीजें हैं, प्रावधान भी हैं,
लेकिन उनको अमल में लाने के लिए अभी तक कोई भी ऐसी संस्थाएं, जो थोड़ी बहुत संस्थाएं बड़े बड़े शहरों में काम करती हैं, पिछड़े वर्गों में तो मुझे मतलब पिछड़े क्षेत्रों में तो मैंने अभी तक ऐसी संस्थाएं बहुत कम देखी हैं जो आगे आती भी हैं। शहरी क्षेत्रों में जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल है, तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि काउंसिल्स जो हैं वो गरीबों की हेल्प के लिए आगे भी आ जाते हैं, प्रोसिक्यूशन को भी असिस्ट करते हैं, जी लीगली हेल्प भी करते हैं। हमारे यहाँ भोपाल में तो अक्सर ऐसा हमने देखा अपनी आंखों के सामने, वकालत का बहुत अच्छा स्तर है भोपाल में हमारे। जी लेकिन छोटी जगहों का क्या, जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका क्या, वहां पे क्या प्रक्रिया है, जहां पे आज भी डेटा नहीं है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लोग डरते हैं, जहां लाइट नहीं है कि आज थाने में रिपोर्ट लिखा दी और 2 किलोमीटर दूर गांव जाना है, खेत पार करके, नदी पार करके। ऐसा कुछ होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी मुहिम चलाएं जिससे शासन को ये तो लगे कि हमने एक्ट तो बना दिया है, एक्ट में सजा का भी प्रावधान दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं फरियादी के लिए, फरियादी की सेफ्टी के लिए हमने क्या करना है, गरीबों के लिए क्या करना है कि वो न्यायालय आने में घबराए ना, न्यायालय में समय दे सकें। कई बार ऐसा होता है कि पेशी होती है, जिस दिन गवाही होती है न्यायालय अवकाश पे होता है, एक दिन आना जाना एक मजदूर वर्ग के लिए काफी कठिन होता है। उन परिस्थितियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, प्रावधान है तो उन प्रावधान में जो भी उनको अमाउंट मिलता है वो कब मिलता है उसका कोई हिसाब नहीं होता है, कब मिलेगा, वो किससे बात करें। न्यायालय में इतनी पेंडेंसी होती है कि बाबू के पास इतनी फाइल्स होती हैं, वो उनका फॉर्म भर के नहीं दे पाता कि भैया इनको आने जाने का किराया दिलाया जाए। तो ये सारी एक समस्याएं हैं, धीरे धीरे जो है और बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये क्राइम स्पीडली बढ़ते जा रहे हैं। और कोर्ट भी धीरे धीरे, जब शुरू में एक्ट आया था तो नए नए न्यायालय बने थे, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी जहां पे इन तरीके इन मैटर्स को सुना जाए, लेकिन यहाँ पे भी पेंडेंसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो शासन कहीं ना कहीं, शासन को ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि एनजीओ की हेल्प लेनी चाहिए। हम नहीं कर सकते हैं किसी एजेंसी को हायर, तो एनजीओ की हेल्प लेके हमें पता करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर वार्ड में कितने बच्चे रह रहे हैं, इन बच्चों के हेल्थ इश्यूज क्या हैं, इनके पेरेंट्स का स्तर क्या है, माता पिता जॉब पे जाते हैं तो ये बच्चे का क्या है। एटलीस्ट इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जब इतनी बड़ी संस्थाएं है हमारे पास, हम छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहन जी या छोटी एनजीओज जो हैं, इनको एंगेज करके हमें इनको ये ड्यूटीज बतानी चाहिए कि आपको ये काम करना है, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत कम है। थाने में मुश्किल से जितना स्टाफ होता है उससे ज्यादा, कम से कम 10 लाख की आबादी पे हमारे पास कम से कम 4,000 पुलिस बल भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल प्रावधान आने चाहिए, कुछ ऐसा हो जाना चाहिए और ऐसी मुहिम चलनी चाहिए कि हमारी और आपकी भी एक ड्यूटी हो। हम घबराते हैं किसी को इन्फॉर्मेशन करने में कि यहाँ सर गलत हो रहा है, क्योंकि हमसे 4 सवाल ना पूछे जाएं। हमारी सेफ्टी को लेके भी स्पेशल एक्ट्स आने चाहिए। है। आपने काफी अच्छी चीजें बताई हैं, नो डाउट, कि जिस तरह के प्रावधानों, जो प्रावधान हमें उपलब्ध हैं उनमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए और कहाँ पर दिशा दिख रही है हमें बदलने की। और हम यहाँ पर एक पॉइंट फिर से दोबारा रेखा जी के पास जाना चाहेंगे। रेखा जी शायद कुछ कहना चाहती हैं। रेखा जी स्वागत है दोबारा, प्लीज। मैं थोड़ा सा आपकी बात पे ही जोड़ना चाह रही थी कि जी जैसे एनजीओ के प्रावधान के अलावा पॉक्सो एक्ट में सपोर्ट पर्सन का भी एक प्रावधान है कि जी एक सपोर्ट पर्सन मिलेगा। जैसे अगर एक बच्ची के साथ रेप हुआ है तो उसको एक सपोर्ट पर्सन मिलेगा जो उसको पहले दिन से मदद करेगा, यानी उसको लीगली अवेयर करेगा कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स कोर्ट की होती है, उसको क्या 164 के बयान उसको देना है तो कैसे वो 164 के बयान देगी, और उसके पूरे फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे यानी उसके रिहैबिलिटेशन तक ये जो सपोर्ट पर्सन है इसकी बहुत एक्टिव भूमिका होती है। पर कहीं ना कहीं ये सपोर्ट पर्सन का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोई रिक्रूटमेंट कहीं नहीं दिखाई देता है। तो ये एक सबसे बड़ा गैप है जो मुझे लगता है। जैसे अभी संदीप जी बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई एनजीओ, पर ये ऑलरेडी एक प्रावधान है। और ये सपोर्ट पर्सन जो है ये पैरालीगल वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटी अपॉइंट करता है। तो जी ये पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है इनकी नियुक्ति हर थानों में भी होनी है, जो स्पेशली ट्रैफिकिंग के केसेस में या रेप के केसेस में बच्चों को मदद करेंगे एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने में। अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो ये पीएलबीज की ड्यूटी है कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने में इनको सपोर्ट करें। तो ये है। और बचपन बचाओ आंदोलन का जो जजमेंट निकला था उसके बाद तो कंडीशनली ये हो गया था कि हर थाने में एक पीएलबी की अपॉइंटमेंट होगी।
इसके अलावा ये पीएलबी सिर्फ थानों तक सीमित नहीं होगा, ये बस्तियों में, ये गाँव में, हर जगह ये पीएलबी होगा। कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में 50 से 100 पीएलबी का प्रावधान है। बट अभी अगर हम ढूंढने जाए तो ये पीएलबी हमको 10-15 देखने में मिलते हैं, या वो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करते हुए मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉक्सो एक्ट से बहुत दूर है। तो ये भी एक यहाँ पर एक बात और है कि अगर आप इस पद को भरने की बात कर रहे हैं तो इसका आर्थिक बोझ क्या सरकार पे पड़ेगा? ये आर्थिक बोझ सरकार पे पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने इनके लिए जो है 5,000 रुपीज मंथली का एक नॉमिनल अमाउंट फिक्स किया हुआ है, जो भी ये पीएलबी काम करेगा। ठीक है। तो उसको ये चार्जेस दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, जिसको डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटी पे करता है। तो ये अभी जो भोपाल में कुछ पीएलबीज हैं जिनको मिल भी रहा है, तो ऐसे तमाम सारे शहरों में होना चाहिए पीएलबीज, और है उसका प्रावधान भी। भोपाल में भी अभी 100% नियुक्तियां नहीं है थाने में अभी पीएलबी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फंडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं कि पीएलबी भी उतना टाइम दे नहीं पा रहे, कौन से पीएलबी आ रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है। पर ये पीएलबी बहुत अच्छा हैंड हो सकता है जब हम पॉक्सो की बात करते हैं, माइनर रेप की बात करते हैं और उनके रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा जो मुझे लग रहा था, जब अभी संदीप जी जब बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि जब तक हम अपने सोसाइटी में चेंजेस नहीं लाएंगे, जब तक हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस नहीं करेंगे, यानी कि लड़की है तो तुम्हें घर के अंदर आना है, लड़का है तो तुम घूम सकते हो बाहर, बट आजकल लड़के भी सेफ नहीं है, लड़कों के साथ भी रेप हो रहा है, और ये हमको तमाम सारी जगह से न्यूज आती है। कुछ केसेस मैंने देखे हैं। मैंने उज्जैन के पास में एक गांव है जहां पर एक मैं नाम नहीं लेना चाहती, एक धर्मशाला है, उसके अंदर एक धर्मशाला के वार्डन के द्वारा ही वहां 7 लड़कों के साथ रेप किए जाने का मेरे पास ये केस था, जिसको मैं अभी भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। FIR हो जाए, पर अभी तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिला है, और ये 3 साल 3.5 साल हो चुके हैं इस केस को, और ये उज्जैन के आसपास का एक गाँव है। तो इस टाइप के केसेस हैं, बट जहाँ हम हमेशा अवेयरनेस सेशंस जितने भी करते हैं, हम लड़कियों के साथ करते हैं, हम महिलाओं के साथ करते हैं, हम कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस सेशंस करते हैं तो कॉलेज की लड़कियों के साथ करते हैं, कम्युनिटी में अवेयरनेस सेशंस की बात करते हैं तो हम लड़कियों के साथ करते हैं, एडल्ट्स एंड गर्ल्स के साथ करते हैं। हम कभी भी कोई भी अवेयरनेस सेशंस हम एडल्ट्स एंड बॉयज के साथ नहीं करते, हम यूथ के साथ नहीं करते। हम उनको वो पहलू नहीं बता पा रहे कि भाई पॉक्सो एक्ट के अंदर ये प्रावधान है, अगर तुम किसी को टीज करते हो, अगर तुम किसी को पोर्नोग्राफिक वीडियोस दिखाते हो, अगर तुम किसी के साथ उसको गलत तरीके से टच करते हो, उसको घूरते हो, उसको मैगजीन्स दिखाते हो, तो ये सारे प्रावधान में तुम भी निपट सकते हो, तुम्हारे ऊपर भी केसेस लग सकता है। पर ये सारी चीजें हम लड़कियों को कहते हैं कि बेटा ऐसा हो तो बताना, उसकी FIR होती है, पर हम कहीं ये नहीं कहते कि बेटा ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसे होने पे तुमको भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो लड़कों को आमतौर पर ये पता ही नहीं होता है कि हम पॉक्सो एक्ट में ये सारे प्रावधान भी हैं, और अगर शायद बताएं तो बहुत सारे तो डर के कारण वैसे ही पीछे हट जाएंगे, जो कुछ अगर टीजिंग और बाकी चीजें कर भी रहे होंगे। तो ये बहुत पहलू है कि हमको सेक्स एजुकेशन दोनों को देना होगा, स्कूल से देना होगा, कम्युनिटी में भी अगर हम बात करें तो दोनों ग्रुप्स के साथ हमको बात करनी होगी, मेल एंड फीमेल, बॉय एंड गर्ल, इन सभी ग्रुप के साथ बात करनी होगी। कोई एक रिस्पॉन्सिबल ग्रुप नहीं होगा कि फीमेल, वो विक्टिम भी है और आप उसी को बोल रहे हो कि आप सचेत रहो, आप अवेयर रहो, जबकि ये पैट्रियार्की सिस्टम है, उसके हाथ में कुछ है भी नहीं। तो ये तमाम सारी चीजों को हमें देखने की जरूरत होगा अगर हम सोसाइटी में फुल चेंज चाहते हैं, जो मुझे लगता है। नो डाउट, आधी आबादी की चिंता दूसरी आधी आबादी कर ही नहीं रही है। और आज की इस चर्चा के लिए मैं विशेष तौर पर आप दोनों का धन्यवाद देना चाहूंगा। रेखा श्रीधर जी और संदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें MP Live TV, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।